नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या लॉटरी लगी है? संजय शर्मा लखनऊ में भी वोट डाल सकते हैं, संजय शर्मा बनारस में भी डाल सकते हैं, संजय शर्मा कर्नाटक में भी डाल सकते हैं, हरियाणा में भी डाल सकते हैं, महाराष्ट्र में भी डाल सकते हैं। एक ही फोटो लगा होगा संजय शर्मा का, एक ही नाम होगा और हर जगह वोटर लिस्ट में उनकी वोटर आईडी बनी होगी। मेरे नाम की जगह कोई और नाम है, वो नाम है जो राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया। और वो जो कहते थे राहुल गांधी एटम बम है, ये तो वाकई में आज सुपर एटम बम निकला। मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि क्या भारत के इतिहास में इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का चुनाव को लेकर खुलासा कभी हुआ है? एक छोटा सा फ्लैट, 1 रूम सेट, 60-60 लोग उसमें रह रहे हैं। 5:30 बजे झोला भर के अचानक वोटिंग हो जा रही है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम 6 महीने पुराने सारा वीडियो फोटो को डिलीट कर देंगे। लोग 16-16 साल की सारे डाटा छोटी सी हार्ड डिस्क में रख लेते हैं। चुनाव आयोग 6 महीने के फोटो वीडियो नहीं लग पा रहा। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जो आज वोटर दिखाए हैं राहुल गांधी ने कि ये 5-5, 6-6 राज्यों में जा रहे हैं। अभय दुबे जी ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हो सकता है हजारों लाखों लोग इस तरह मूव कर लिए गए हों कि उनकी वोटर आईडी कई राज्यों में बना दी गई हो, वो एक जगह जाते हों। करना क्या है? उत्तर प्रदेश में हर जगह थोड़ी ना जाना। उत्तर प्रदेश में 12 सीटों पे आप चले जाएं, वो लोग 12 सीटें जीत जाएंगे। कर्नाटक के उदाहरण उन्होंने देके बताया। अभय दुबे जी तो मान रहे हैं कि इस तरह 70-75 लोकसभा सीटें हैं जिसपे बेईमानी हुई, तभी मोदी जी की सत्ता 2024 में आ गई। बहुत बड़ा मुद्दा है, देश को हिलाने वाला मुद्दा है। क्या क्या बातचीत हुई है, चलते हैं अभय दुबे जी के पास, क्योंकि आज का खुलासा आपके होश उड़ा देगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, सुनते हैं अभय दुबे जी क्या कह रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है अभय जी। कितना बढ़िया है हमारा भारत का चुनाव आयोग। संजय शर्मा लखनऊ में भी वोट डाले हैं, संजय शर्मा कर्नाटक में बंगलौर में भी वोट डाले हैं, संजय शर्मा हरियाणा में भी वोट डाले हैं, संजय शर्मा महाराष्ट्र में वोट डाले। एक छोटा सा एक BHK का 1 बेडरूम सेट, 46 वोटर, एक छोटे से कमरे के अंदर 1 रूम सेट में 46 वोटर, 46 वोटर। 5:30 बजे के बाद झमाझम वोटिंग। चुनाव आयोग कह दे कि भाई हम जो है डाटा 6 महीने में डिस्ट्रॉय कर देंगे। लोगों के सालों सालों के डाटा, सारा डाटा एक छोटी सी हार्ड डिस्क में आ जाता है। ये सारे प्रमाण राहुल गांधी ने दिखा दिए। आज जो कहते थे एटम बम, उन्होंने एटम बम फोड़ दिया, दिखा दिया सबूत के साथ। चुनाव आयोग कह रहा था हम नहीं हो, हलफनामा दीजिए इसको, ये तो मामला हाईकोर्ट में जाएगा, हाईकोर्ट देखेगा। मेरे ख्याल से जब तक मेरी जानकारी के मुताबिक भारत के चुनाव की अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये अब तक का सबसे बड़ा दस्तावेजों के साथ खुला हुआ घोटाला है। तो क्या अब ये माना जाए कि एक सीट है तो मोदी जी की जो सत्ता है वो बेईमानी से बनी हुई सत्ता है? इसी तरह वोटर लिस्ट में मुझे लगता है कि उड़ीसा, कर्नाटक, ये वो राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में तो ओवर कॉन्फिडेंस में तो यहाँ जरूरत ही समझी नहीं होगी कि यहाँ तो सब अपना है ही है, लेकिन जहां जहां कमजोर थे वहां वहां खेल किया गया। और क्या चुनाव आयोग को ये कहना चाहिए कि राहुल गांधी हलफनामा दें, इस पर लिखकर एफिडेविट दें और गलत को तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे? इसे कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपका क्या कहना? देखिए 80 के दशक में जब मैं पत्रकारिता करना सीख रहा था, बहुत शुरुआती दौर था, मैं पत्रकारिता का काका का पढ़ रहा था, तो मैंने इटावा में देखा, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ मैं पत्रकारिता सीख रहा था, कि वहां पर लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में 5 निर्वाचन क्षेत्रों से मिलकर एक लोकसभा क्षेत्र तकरीबन मोटे तौर पर बनता है। इटावा निर्वाचन क्षेत्र इसी किस्म का था। तो वहां पर एक पार्टी 3 या 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हार गई, यानी पीछे हो गई, कहीं 5,000 वोटों से, कहीं 10,000 वोटों से, कहीं 12,000 वोटों से, कहीं 15,000 वोटों से पीछे हो गई। एक निर्वाचन क्षेत्र में उसने इतने वोट प्राप्त किए कि वो उनकी उनकी जो जहां वो पीछे हुई थी वो भी कवर कर ली और 50,000 वोटों से आगे निकल गई और चुनाव जीत लिया। ये मेरी आंखों के सामने हुआ। हम सब लोग देख रहे थे कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में अनाप-शनाप वोट प्राप्त हुए, वहां जम के वोटों की लूट हुई। उस जमाने में मतपत्रों से वोट होता था। पूरी तरीके से ताकत के दम पर बूथ कैप्चरिंग हुई और उस चुनाव को जीत लिया गया है। ये तरीका था उस वक्त का। अच्छा, जो उस वक्त होता था, उसको अब दूसरे तरीके से राहुल गांधी ने दिखाया है कि देश में
जब डिजिटलाइजेशन हो गया है और ईवीएम आ गई है, और कंप्यूटर्स आ गए हैं, तब किस तरीके से हो रहा है। राहुल गांधी ने यही तो कहा कि भाई कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में नेचुरल कंपटीशन होता रहता है, यानी जो प्राकृतिक जो होड़, जिस तरह चुनावी होड़ होती रहती है, एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी स्वीपिंग विक्ट्री हासिल करती है, बिल्कुल एकदम पीछे सबको पीछे छोड़ देती है और चुनाव वो जीत जाती है। इस तरह उसे केवल 25 सीटें ऐसी जीती। राहुल गांधी कहते हैं कि जो बंगलौर सेंट्रल का लोकसभा क्षेत्र है, जिसके एक महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की उन्होंने जांच की, अध्ययन किया उन्होंने, तो वो उन 25 सीटों में वो बंगलौर सेंट्रल भी है। बंगलौर सेंट्रल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी उन 25 क्षेत्रों में है। मैं ये मानता हूं कि देश में कम से कम 78 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं, 78, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव हार जाना चाहिए था अगर ईमानदारी से चुनाव होता। और इस बात को बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जो समीक्षक हैं और चुनाव की देखभाल करते हैं, आंकड़ों में आंकड़ा विज्ञान में पारंगत हैं, उन सब लोगों ने उसको साबित किया है और उसका एक प्रतिवेदन बना के चुनाव आयोग को दिया भी था जब राजीव कुमार चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो प्रतिवेदन भी मेरे पास है, मैंने पढ़ा है, उसका डेटा वर्क ऐसा है जो बिल्कुल भरोसे के काबिल है। राहुल गांधी ने बताया है कि 5 तरीके हैं जिनके जरिए ये सब गड़बड़ियां होती हैं और एक निर्वाचन क्षेत्र से 1,250,000 वोट चुरा लिए गए। वो वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चले गए और वो 5 गड़बड़ियां वही हैं जो कि डिजिटलाइजेशन के बाद जिनके जरिए वोट लूटे जाते हैं। एक तो गड़बड़ी ये है कि एक वोट 2 जगह या 3 जगह 4 जगह रजिस्टर होता है। अच्छा, दूसरी गड़बड़ी ये है कि फर्जी पते के ऊपर रजिस्टर होता है। इस तरह करके उन्होंने तमाम बताई है। जो अवैध तस्वीरों के जरिए वोट रजिस्टर होता है, या तस्वीरें हैं ही नहीं उसके अंदर। उसके बाद में एक बहुत सनसनीखेज बात बताई कि जो फॉर्म 6 है, जिसका उपयोग दरअसल जो पहली बार जो वोट डालने के लिए कोई व्यक्ति जाता है, यानी 18 साल की उम्र उसने पार कर ली है, वो फॉर्म 6 बनकर मतदाता सूची में शामिल होता है अपने मतदान अधिकार का इस्तेमाल करके। वहां पर ऐसे लोग मतदान अधिकार का इस्तेमाल करवाया जा रहा है फॉर्म 6 के जरिए, की उम्र 70 साल है, 60 साल है, 45 साल है। तो ये नरेंद्र मोदी के नए वोटर हैं। अच्छा, तो ये करके उन्होंने 5 तरकीबें बताई हैं जिनके जरिए वोटों का पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है जो उन्होंने कही है, जो लेकिन धीरे धीरे करके हम लोगों की समझ में आएगी, वो मुझे और भी ज्यादा डरावनी लगती है। वो चीज ये है कि एक वोटर जो कर्नाटक में भी वोट कर रहा है, वही वोटर बनारस में भी वोट कर रहा है। यही मैं कह रहा हूं, ये खतरनाक बात है। जो वोटर कर्नाटक में वोट कर रहा है, एक वोटर वो महाराष्ट्र में भी वोट कर रहा है, वो लखनऊ में भी वोट कर रहा है वोटर वो। ये खतरनाक बात है। हाँ, इसका मतलब यह है कि वोटरों की एक बहुत ही विशालकाय टीम है जो शिफ्ट होती है। नहीं पता है, हो सकता है वो लाखों में हो, है? और उस टीम को, चूंकि वोटिंग जो है वो चरणबद्ध होती है पूरे देश में, वो शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, इसलिए वो टीम एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और उसके पास उसके कागजात होते हैं, उसके पास वोटर आई कार्ड होता है उस जगह का, वहां जाके से वोट डालती है टीम वो। तो योजना पूर्वक, चूंकि देश बहुत बड़ा है, सीटें बहुत हैं, तो सब जगह शायद इतना गड़बड़ झाला ना किया जा सके, लेकिन योजना पूर्वक बहुत से निर्वाचन क्षेत्रों में ये गड़बड़ झाला किया जा सकता है और चुनाव को अपने पक्ष में झुकाया जा सकता है। ये एक बहुत ही खतरनाक बात है कि इस तरह की एक टीम काम कर रही है और कोई उस टीम को संचालित कर रहा है, उसके पास एक पूरी योजना तैयार है कि अब ये यहां जाएंगे वहां वोट डालेंगे, अब ये यहां जाएंगे वहां वोट डालेंगे, अब ये यहां जाएंगे वहां वोट डालेंगे। अच्छा, राहुल गांधी ने जो भंडाफोड़ किया है, चुनाव आयोग तो कभी ये कहेगा ही नहीं कि हमें ये उम्मीद थी चुनाव आयोग से, आपने बिल्कुल ठीक किया, हमने बड़ी गलती की और राजीव कुमार जी को फांसी चढ़ा जाना चाहिए कि उनके नेतृत्व में सारा काम ये हुआ था। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव चल रहा था तो चुनाव आयोग तो वो थे, चुनाव आयोग तो यही कहेगा ये आपकी बात झूठी है। अगर आप अपनी बात को प्रामाणिक मानते हैं तो हलफनामा लेके सामने आइए, हलफनामा लेंगे तो आपके हाथ बंध जाएंगे, उसके अंदर आप अपनी बात से फिर नहीं पाएंगे। राहुल गांधी के पास तो सारे प्रामाणिक तथ्य हैं। राहुल गांधी को 100%
एक हलफनामा दायर करना चाहिए इसके अंदर, वो हलफनामा सारे देश को पढ़ना चाहिए। वो भारतीय कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का हलफनामा नहीं होगा, वो देश के लोकतंत्र का हलफनामा होगा। आप क्या बात कर रहे हैं? वो चुनाव आयोग के मुंह पे मारना चाहिए हलफनामा जाकर, ये रहा हलफनामा, ये हम तुम्हारे मुंह पे मारते हैं, और वैसा हलफनामा लेके अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, ये हाई कोर्ट में जाना चाहिए कि ये रहा हलफनामा है, इसके आधार पे आप चुनाव आयोग को तलब कीजिए कि ये सब कैसे हुआ। और पूरे जो राहुल गांधी के पास प्रमाण है, उन प्रमाणों को रख देना चाहिए कि जज लोग पढ़े इसको। भाई जज तारीख देगा, बेंच बनाएगा, होने दो, और तब तक राजनीतिक प्रचार करो जम के। और मेरे हिसाब से तो चूंकि इतना लोकतंत्र का सेंसिटिव मामला है, एक दो विकल्प हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए स्वतः संज्ञान ले, अगर नहीं हलफनामा नहीं आ रहा, और पर डे सुनवाई करे, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र की सबसे जरूरी बात है। ये ऐसा नहीं हो कि अभी डेट पड़ी, अभी 4 महीने बाद पड़ रही, 6 महीने बाद पड़ी। ये तय होना चाहिए कि 1.5 महीने के अंदर इस सारे सबूतों के संग मामला फाइनल होगा कि सही है गलत है। दूसरी बात, जिस वोटर आईडी को दिखाया आज राहुल गांधी ने कि ये कर्नाटक में भी वोट डाल रहा है, बनारस में भी डाल रहा है, ये व्यक्ति फोटो है, उसका फोटो कांग्रेस को चाहिए विज्ञापन देगी, ये व्यक्ति है कौन, फुल पेज में उसका फोटो विज्ञापन आना चाहिए, टीवी पे चलना चाहिए कि ये व्यक्ति है जो 4 राज्यों में वोट डाल रहा है। एफआईआर होनी चाहिए उस व्यक्ति के खिलाफ, वो बताए तो कि मेरी सही आईडी एक व्यक्ति है राहुल गांधी का, एक है आदित्य श्रीवास्तव, एक व्यक्ति है कांग, एक है शकुन रानी जो 70 साल की है लेकिन फॉर्म 6 बन के वोटर बनी है। इस तरह के 50 उदाहरण इनके पास होंगे। हाँ, तो वो ये और कांग्रेस को चाहिए कि इन सब वोट, इनके नाम पुलिस में एफआईआर दर्ज करे जाके ये लोग फर्जी वोटर्स हैं, फर्जी वोटर है, 4 जगह वोट डाले, 4 राज्यों जांच पड़ताल की जाए, ये लोग कौन है, कहाँ है। अगर ये नहीं है तो पुलिस कहेगी भाई हम जांच करेंगे, हमें टाइम चाहिए, ले लो टाइम, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, महीने भर का टाइम ले लो, इसको करो। बहुत तरीके हैं इस चीज को जनता के सामने लाने के और ये दिखाने के कि ये सब चीजें बहुत ही प्रामाणिक हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह पेश किया है उसमें कोई नहीं कह सकता कि ये चीजें प्रामाणिक नहीं है। भाई जो राहुल गांधी के रूप में वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं। हाँ, अब मैं एक बात और आपसे कहता हूं, चुनाव आयोग ये तर्क दे सकता है, देखिए जो झूठ बोलने वाले हैं वो हमेशा तर्क को घुमाते फिराते रहते हैं। चुनाव आयोग तर्क दे सकता है कि इन्हीं गड़बड़ियों को दूर करने के लिए हमने बिहार में एसआईआर की है। गोदी मीडिया कहने लगा, अभी से गोदी मीडिया चलने लगा। हाँ, मेरा कहना है कि ये बहुत ही झूठा तर्क है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस हथकंडे का पर्दाफाश किया है वो वोटों को बढ़ाने का हथकंडा है, कम करने का नहीं है। जो एसआईआर है वो वोटों को काटने का हथकंडा है। पहले चुनाव आयोग वोटों को बढ़ाने के हथकंडे का इस्तेमाल करके भाजपा को जिता रहा था। अब जब उसने देखा कि राहुल गांधी ने कल पकड़ ली है, इससे ये भी साफ होता है कि राहुल गांधी ने ये कल पकड़ ली है, ये सोच के ही एसआईआर की जा रही है। अब ये वोटों को कैसे काट के हम भाजपा को जिताएंगे, इस हथकंडे पे काम हो रहा है। हाँ, बढ़ सकते नहीं है, पकड़ गए। हाँ, तो अब जो एसआईआर है ना, कल मैंने बताया था ना कि ये क्या बोलते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है बल्कि स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल है। वही हो रहा है। अच्छा, ये मानते हैं आप जो राहुल गांधी ने कहा था मेरे हाथ में एटम बम है, तो ये क्या वाकई में एटम बम था या नहीं था, सुतली बम था, एटम बम था, लोकतंत्र के लिए ये क्या था? भाई पहली बार भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में विपक्ष के नेता ने मंच पर खड़े होकर एक विशाल स्क्रीन के ऊपर मीडिया के सामने ये साबित करने की कोशिश की है कि चुनाव में फर्जीवाड़ा हो रहा है और उसमें सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग सह अपराधी हैं। मेरी बात को मार्क कीजिए, मैंने बिल्कुल साफ तौर पर मैंने बात कही है। ये ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। या तो राहुल गांधी ने वो तमाम सारी जो वोटर लिस्टें दिखाई हैं वो वोटर लिस्टें नकली हैं, राहुल गांधी कहीं से बना के ले आए हैं, कहीं उन्होंने अपने प्राइवेट प्रेस में छपा के रेडी करके सरकार को भ्रमित करने, शासन में डालने के लिए उन्होंने ये वोटर, तो राहुल गांधी को फोर्जरी के आरोप में गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ठीक बात है। और या तो चुनाव आयोग, सरकार ये साबित करे कि ये वोटर लिस्टें नकली हैं। अगर ये वोटर लिस्टें नकली नहीं है जो राहुल गांधी ने दिखाई हैं, असली हैं, तो वो बताया कि ये कैसे बनी। भाई एक पते में एक घर के एक
बेडरूम के घर में 80 वोटर हैं, दूसरे बेडरूम के घर में 46 वोटर हैं। ये वोटर गलती से तो नहीं बन सकते, एकदम नहीं बन सकते। ये तो योजना के मुताबिक ही बन सकते हैं। कोई ना कोई प्लानिंग वर्क कर रही है। आपको दिल्ली चुनाव याद है, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि दिल्ली के जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्रियों के घर पर 36, 36, 37, 35, 35 वोटर हैं। उस वक्त इधर उधर की बातें करके काम चला लिया गया। लेकिन ये तो पर्दाफाश हुआ वोटर बढ़ाने की जो हथकंडा है। तो सभी पार्टियों की समझ में आ रहा था कि वोटर किस तरीके से फुलाए जाते हैं। अब वोटर पिचकाए जा रहे हैं। अब पिचकाए जा रहे हैं। हाँ। तो ये आपको लग रहा है कि अब ये देश में एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है, या आम आदमी के मन में अब ये बात साबित हो जाएगी कि सरकार बनी तो बनी कैसे? जो लहर दिख रही थी कि नहीं है लहर, तो वो इससे लोगों के दिमाग में अगर कहीं से ये बात आ गई कि ये लोग बेईमानी से जीत के सत्ता में हैं, शक पैदा हो गया। देखिए, इन चीजों में लोगों के दिमाग में बात रहती है कि पता नहीं ये बात सही है कि नहीं है, कितना भी प्रमाण दिखाते रहो, है कि नहीं? एकदम 100% यकीन नहीं होता ना लोगों को, है कि नहीं? अगर किसी तरह लोगों के दिमाग में शक पैदा हो गया, मतलब 100 वोटरों के दिमाग में शक पैदा हो गया, उन 100 वोटरों में हो सकता है कि 70-80 वोटर जो हैं वो सोचें कि ठीक है, ये बात कही तो जा रही है, लेकिन हमें पक्का यकीन नहीं हो पा रहा। अगर 20 से 30 वोटरों ने भी पक्का यकीन कर लिया तो गए काम से, क्योंकि इनका बहुमत तो बहुत कम है। बहुमत तो है ही नहीं इनके पास, बढ़त इनकी बहुत कम है। ये तो 37-38% वोटों के दम पे सरकार बनाई तीसरी बार इन्होंने। इससे ज्यादा वोट तो उनको मिलते नहीं। पहली बार तो 31-32% वोट मिले थे। तो इनका खेल खत्म, पैसा हजम। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 50% के मतों से वोट सरकार बनाई हो। अगर 15-20 100 में 15-20 वोटर इनसे नाराज हो भी जाए तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है, यदि लहर आ रही हो कि हमारी हमारी वो इतना मार्जिनल खेल है, पूरा का पूरा खेल इतना मार्जिनल है कि उसमें जरा सी भी गड़बड़ी होगी तो ये इनके परखचे उड़ जाएंगे बिल्कुल। इनकी सीटें एकदम अभी 240 सीटें हैं, गिर के 150 नीचे चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरे विषय पे आते हैं। ओवैसी ने कहा कि मैंने तो पहले ही पूछा था कि अगर ट्रम्प 56% टैक्स लगाएंगे तो क्या मोदी जी 56 इंच का वाला सीना दिखाएंगे। ओवैसी का बड़ा मजेदार बयान था कि ट्रम्प डर गए होंगे, नॉन बायोलॉजिकल हैं चूंकि प्रधानमंत्री 50% पर रुक गए। उधर मोदी जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि हम किसानों को आगे झुकेंगे नहीं, किसानों क्षमा कीजिएगा, मोदी जी ने कहा कि हम किसानों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, किसानों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। मतलब लंबा लंबा, और गोदी मीडिया ने चलाया कि ये मोदी जी ने ट्रंप को जवाब दे दिया। अभी तक तो ये कहीं आए नहीं था कि अमेरिका किसानों के लिए दबाव बना रहा है। ये बात तो कहीं गोदी मीडिया ने चलाई नहीं थी, लेकिन किसानों के लिए कहा तो गोदी मीडिया चलाएगा, देखो ये है ट्रंप को मोदी जी का जवाब, ये है 56 इंच के सीने का जवाब। उद्धव ठाकरे ने कहा आज किसानों की याद आ गई, जब 2-3 सालों से किसान हड़ताल कर रहे थे, उनको दिल्ली आने से रोका जा रहा था, उन पे गोली चलाई जा रही थी, उन पे आंसू गैस चलाए जा रहे थे, ना जाने कितने 700-800 किसानों की मौत हो गई। तब किसान याद नहीं आए, अब किसान याद आ रहे हैं अपना चेहरा छुपाने के लिए। हकीकत क्या है कि आज मोदी जी ने जो भाषण दिया कि किसानों के लिए हमें, और ये भी कहा फिर उन्हें कि मैं जानता हूं मेरे को इससे बहुत व्यक्तिगत नुकसान होगा। ये बार-बार व्यक्तिगत नुकसान क्यों हो जाता है? क्यों ट्रम्प आके ये जो लाइन है व्यक्तिगत नुकसान वाली, मैं भी इस वक्तव्य, ये जो लाइन है, यही लाइन महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत इसी नुकसान लाइन पे सोचना चाहिए। अब मोदी जी ने कहा मैं किसानों के साथ हूं, मैं मछुआरों के साथ हूं, मैं पशुपालकों के साथ हूं। ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि हम किसानों के साथ नहीं है या मछुआरों के साथ नहीं है। सारे देश के नेता हैं, हर एक के साथ हैं वो मध्य वर्ग के साथ हैं, वो अडानी अंबानी के साथ हैं, और वो किसानों के साथ भी हैं, मछुआरों के साथ भी हैं, पशुपालकों के साथ भी हैं। हमने उनकी बात ये मान ली। एक बात उन्होंने पिछले 11 साल में पहली बार कही है नई, वो ये है कि चाहे मुझे कितना भी व्यक्तिगत नुकसान ना हो जाए। ये व्यक्तिगत नुकसान क्या है? क्या उनकी तनख्वाह कट जाएगी? यही मैं सोच रहा था। या क्या उनको पीएफ नहीं मिलेगा? या उनकी नौकरी में प्रमोशन रुक जाएगा? या उनकी जमीन जब्त हो जाएगी? ये सब तो नहीं होगा ना मोदी जी का। मोदी तो सबसे परे हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, 12 साल तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। ये नुकसान तो नहीं। उनको क्या नुकसान है? उनको, मेरा मानना है कि मोदी जी को डर है कि मेरी सत्ता चली जाएगी। सत्ता कैसे चली जाएगी? देखिए, सत्ता बनाते हैं 3 तरह के लोग हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का कारपोरेट पूंजीपति, हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट, और हिंदुस्तान की ऊंची जातियां।
ये तीनों मिलकर सत्ता बनाते हैं। ये लोग, इन लोगों का मॉडल क्या है? अमेरिका। इन लोगों का भगवान कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप। जिस दिन ट्रंप जैसा कोई व्यक्ति अमेरिका का इन लोगों के कान में फूंक देगा कि अब इस प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है, इसका तो इसकी गोद पिट चुकी, हटाओ इसको, उस दिन मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के नाम पर जो कंसेंसस है, जो आम सहमति है, वो आम सहमति टूट जाएगी। पूंजीपतियों में बहस शुरू हो जाएगी अंदर कि भाई इसको रखने से फायदा है कि नहीं, क्या है, मतलब खेल खत्म, पैसा आ जाए। क्या लगता है आपको कि इस स्टेज तक जा सकता है या अमेरिका भी इसमें दखल दे सकता है? मोदी कह रहे हैं भाई, तो मोदी कह रहे हैं मुझको बहुत व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, हम तो ना कह रहे हैं भाई। ये जब मोदी जी ने कहा है तो हम तो डिकोड करेंगे ना कि मोदी जी को क्या व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है। ये भी होता है, उन्होंने सहानुभूति लेने के लिए किया हो, अक्सर वो ऐसी सहानुभूति लेने के लिए कर सकते हैं। नहीं, फिर भी अगर कि व्यक्तिगत नुकसान की बात वो कह रहे हैं, क्या कहते मुझे तो 50 क्या किलो गाड़ी दी जा रही है, मुझे ये किया जा रहा है। मोदी जी तो इस तरह के डायलॉगबाजी नहीं, करने में डायलॉग अव्वल नहीं है, है, ये डायलॉग नहीं है, ये व्यक्तिगत नुकसान हो जाएगा, क्या कुर्ता फट जाएगा उनका, मतलब व्यक्तिगत नुकसान की ये क्या चीज होगी? तभी मैंने कहा उनकी जमीन जब्त हो जाएगी, उनकी नौकरी चली जाएगी, उनका प्रमोशन रुक जाएगा, उनका पीएफ ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। कौन सा व्यक्तिगत नुकसान उनको हो जाएगा, ये हम पता लगाना चाहते हैं। व्यक्तिगत नुकसान एक यही हो सकता है कि सत्ता हटा दिया जाए, वो चुनाव हार जाए, इससे बड़ा नुकसान उनको और क्या होगा? सही बात तो है ये, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको। और देखिए, जब मोदी जी इस हिंदुस्तान के सारे एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं इस वक्त, आज अखबारों में उनके बयान भी छपे हैं कि सरकार को फौरन ट्रंप के साथ में डील करनी चाहिए। क्या डील वो कह रहे हैं पहला 25% था, उसको तो हम झेल सकते हैं, ये नया 25% हम नहीं झेल सकते, हमारा माल अमेरिका के बाजारों में पूरी तरीके से पिट जाएगा। दवा का सेक्टर बहुत बड़ा दवा का सेक्टर है। दवा पर भी नहीं लगाया, ये 25% दंड दवा पर नहीं लगाया है, असेंबल्ड गुड्स पे नहीं लगाया है, असेंबल्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे नहीं लगाया है, 2-3 चीजों में लगाया है। ट्रंप भी तो चालाक है ना, एकदम हिंदुस्तान की अगर जेनरिक ड्रग्स वहां चली आएंगी अमेरिका में, तो अमेरिका उस पर डिपेंडेंट है, निर्भर है, तो वहां अस्पतालों में हंगामा पड़ जाएगा। हाँ, यहाँ की दवा का बहुत बड़ा। और ये एप्पल का सामान यहाँ बनता है, तो उस पर रोक नहीं लगाना चाहते ट्रंप, ये है बात, इसलिए उस पर रोक लिया, आगे आगे उस पर भी लगा सकते हैं, अभी नहीं लगाया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये स्थिति यही है कि जो ट्रंप ने जो एक्सपोर्टर्स की एसोसिएशन है, वो ये कह रही है कि जल्दी से डील करो। डील करने की विफलता नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कौशल में कमी, विफल राजनीतिक कौशल माना जाएगा एक्सपोर्टर्स की निगाह में, क्योंकि एक्सपोर्टर्स की तो गोट पिट गई पूरी तरीके से। तो अब ये एक्सपोर्टर को इससे क्या मतलब है? किसान नाराज हो जाएंगे, मछुआरे नाराज हो जाएंगे, या पशुपालक नाराज हो जाएंगे, इसको एक्सपोर्टर, भारत तो 1990 से एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की डगर पे चल रहा है। पिछले 35 साल से वो एक्सपोर्ट कर करके भारतीय अर्थव्यवस्था में आमदनी पैदा कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, विदेशी बाजारों में, अमेरिकी बाजारों में जमे हुए हैं लोग। जब उनका सब घटेगा, खत्म होगा, मतलब जो है, तो वो नाराज होंगे, खुश तो नहीं होंगे ना। उनको एकदम पर इंडियन मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए कहा जाएगा तो उनको दिक्कत होगी। तो ये सब बहुत बड़ा संकट है। देखिए, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अगर वो ट्रंप की बात मान लेते हैं नरेंद्र मोदी, कृषि का बाजार खोल देते हैं ट्रंप के लिए, रूस से तेल लेना बंद कर देते हैं, रूस से हथियार लेना बंद कर देते हैं, यही तो ट्रंप चाहते हैं। अगर वो बंद कर देते हैं तो इनको यहां बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा। उस नुकसान को वो उनके सत्ताधारी साथी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वगैरह, कोई नहीं झेल पाएगा। और अगर वो ट्रंप की बात नहीं मानते हैं, तो ट्रंप के टैरिफ लगे रहेंगे। तो उससे जो नुकसान हो रहा है, तो उस जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का मॉडल है, उसको छोड़ के नया मॉडल अख्तियार करना पड़ेगा, जो लोकल मार्केट पर निर्भर मॉडल है। वो कोई आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है वो। अच्छा, जब वो ऐसा करेंगे तो पूंजीपति नाराज हो जाएगा इससे। भाई, पूंजीपति क्यों खुश होगा? अब रूस से तेल मंगाया सस्ती दर पे,
और रूपी रूबल ट्रेड के जरिए तेल मंगाया। वो तेल रिलायंस की रिफाइनरी में परिशोधित हुआ, रिफाइन हुआ, उसको यूरोपियन मार्केट में बहुत ऊंचे दाम पे रिलायंस ने बेचा, 20,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया अतिरिक्त। आप सोच रहे हैं ना? तो वो तेल, उस तेल जब आया सस्ती दर पे, उसका हमें और आपको तो फायदा हुआ नहीं। हम तो 100 रुपए के आसपास ही तेल खरीद रहे हैं। हम यूक्रेन युद्ध से पहले भी यही खरीद रहे थे, अभी भी वही खरीद रहे हैं। हमको तो एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। तो फायदा किसको हुआ उसका? नेचुरली अंबानी को, अंबानी जी को फायदा हुआ। थोड़ा बहुत फायदा इंडियन ऑयल कारपोरेशन को हुआ, थोड़ा बहुत फायदा भारत पेट्रोलियम को हुआ, थोड़ा बहुत फायदा हिंदुस्तान पेट्रोलियम को हुआ। आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा तो अंबानी को हुआ। आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ उससे। इसीलिए अमेरिकी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो तेल जो है ना, ये ब्लड ऑयल है, ब्लड डायमंड की तर्ज पे। ब्लड डायमंड जो लोगों के रक्त की कीमत पर निकाला जाता है, तो वो कह रहे हैं कि भारत में चूंकि तेल सस्ता होता नहीं है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है, तो भारतीय लोगों के रक्त की कीमत पर ये तेल लाके उसका व्यापार किया गया है। ये उनका कहना है अमेरिकी एक्सपर्ट्स का। ये ब्लड ऑयल है। लग भी ऐसे ही रहा है। मुझे लग रहा है मोदी जी अपने जीवन की सबसे बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया, शुक्रिया, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझको यकीन है ये खुलासा निश्चित रूप से आपके भी होश उड़ा देगा चुका होगा, और अब आपकी भी इसमें सजग प्रहरी की भूमिका है। बताइए, कमेंट करिए कि आप क्या सोचते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।